नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं जल क्या है? क्या आप जानते हैं मृदा और वायु में क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं मृदा और वायु कैसे आपस में संबंधित है? क्या आप ये भी जानते हैं कि मृदा को रोकने के लिए वन कैसे उपयोगी है? क्या आप ये भी जानते हैं जल का संरक्षण करने के लिए वन कितने उपयोगी हैं? क्या आप ये भी जानते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां कहाँ ज़्यादा मिलती हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि जो वन संपदा है वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है? क्या आप ये भी जानते हो उनमें जो पाए जाने वाले जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो कैसे एनवायरमेंट को संतुलित रखते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ इस सेशन में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा टॉपिक। शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे नंदिनी या इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक और पन है, आप सभी लोगों का नंदिनी में स्वागत है। नमस्कार साथियों। चलिए देखिए, भूमि, मृदा, जल। भूमि क्या होती है और भूमि और मृदा में कोई संबंध है क्या? क्या मृदा को भूमि बोलते हैं? तो देखिए, मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, तो इन चीजों को हम जानेंगे आज बड़े गहराई से। देखिए, आपको पता है कि हमारी जब मृदा बनती है तो मृदा कैसे बनती है? हमारी जो चट्टानें होती हैं उनका जो अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, एवं उन पर जो अवसाद जमा होते हैं उनके ऊपर ह्यूमस क्रिया होती है। यानी कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आप जब खेत में जाते हैं, कहीं जमीन पर जाते हैं, कहीं पर कुछ करने के लिए जाते हैं, तो आप उंगली से तो मृदा हटा देते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर तक मृदा, सैकड़ों वर्षों लगते बनने में। तो इन सारे चीजों को हम जानेंगे। देखिए, इसी एक कहानी बताई गई है कि व्यक्तियों के अलग अलग स्थान पर रहने पर उनके जीवन शैली में क्या अंतर पड़ता है। मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर रह रहा है, एक व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर रह रहा है, एक व्यक्ति को अपने जीविका चलाने में दिक्कत आ रही है और एक व्यक्ति अपने संसाधनों से खुश है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां की मृदा, वहां की जलवायु, वहां पाए जाने वाले संसाधन इन पर डिपेंड करता है। और होते कैसे हैं ये जलवायु पर डिपेंड होते हैं। तो देखिए, एक कहानी से बताई गई है तंजानिया यानी अफ्रीका की। आप समझते हो अफ्रीका का जलवायु कैसा है? आपके भारत देश का जलवायु कैसा है? आप समझते हैं? तो देखिए, तंजानिया के एक छोटे गांव में मामा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। मतलब उसे पानी लाना है और पानी लाने के लिए वो जल्दी उठ जाती है, शीघ्र। जैसे आप कहीं पानी लेने जाते होंगे, आप जल्दी उठ जाते हैं ना, कि हमें भाई दूर से पानी लेके आना है और नहीं तो हमें पानी नहीं मिलेगा। उससे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। अब देखिए, पानी लेने गई है और दूर गई है वो, और उसे टाइम लग रहा है लाने में, घंटों का समय लग रहा है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। जब वो पानी लेके आती है उसके बाद वो अपनी माँ का हाथ बटाती है कार्यों में। अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। इनकी जो झोपड़ी है उसके चारों कैसी चट्टानी भूमि है, चट्टानी भूमि का एक भाग है। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। मतलब वो इतनी कठिन मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद थोड़ी सी ही फसल पैदा होती है, कुछ मक्का और कुछ सेम, है ना। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब बताओ, इतनी मेहनत करते हैं और जो उत्पादन जो होता है फसलों का वो कितनी मात्रा में होता है? छोटी सी मात्रा में। अब वो उससे अपनी पूरी आजीविका नहीं चला सकते पूरे साल की। तो एक है उसकी अम्मा की कहानी, है ना, उसकी मामा की कहानी, और दूसरे हैं पीटर। अब देखिए, मामा कहाँ रहती है? तंजानिया में। और जो पीटर कहाँ रहते हैं? न्यूजीलैंड के क्षेत्र में, है ना। तो पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। कहाँ रहता है ये? मध्यवर्ती भाग में, जहां उसका परिवार उन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, प्रक्रमण प्रोसेसिंग, है ना, करने का कारखाना चलाता है प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है।
मतलब वहाँ उनका कारखाना भी है, उनका काम भी होता है उसमें, और वो डेली स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है। वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है, मतलब उनके चाचा उनकी भेड़ों की देखभाल करते हैं। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। मतलब जहां वो बाड़ा है वहां पर घास है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो भेड़े हैं वो घास को खाती हैं, उससे उनकी आजीविका चलती है ना। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, मतलब नई टेक्नोलॉजी है ना, नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। कैसी विधि से? वैज्ञानिक विधि से, है ना। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब देखिए, जैविक कृषि द्वारा क्या करता है? वो सब्जी उगाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि तंजानिया की अपेक्षा न्यूजीलैंड का जो भी भूमि है वो उससे अधिक उपजाऊ है। वहां भेड़ें पाई जाती हैं, उनका कारखाना भी है, वो डेली स्कूल भी जाते हैं, है ना, कुछ फसलें भी वहां होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पता है। मतलब ये उसका अंतर है ज्ञान का, कौशल का। वो सारी चीज आता किससे? जलवायु परिवर्तन से। आप वहां की भूमि देख सकते हैं, यहाँ की भूमि देख सकते हैं, वहां की भूमि कितनी उपजाऊ है आप देखेंगे, है ना। वहां पर चट्टानी उबड़ खाड़ भाग है वहां पर तंजानिया में। यहाँ देखिए घास घास है जिसको भेड़ें खाती हैं। तो ये जो अंतर है किसका? ये भूमि का। और भूमि का विकास होता कैसे है? जलवायु दशाओं के कारण। जलवायु दशा क्या होती है हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है, और इससे पहले जो क्लास हुई हमने उसमें बता दिया है। इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है कि एक टॉपिक को समझ करके आप सारी चीजें नहीं समझ सकते। इसके एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्ट हैं, लिंकिंग है ये। इसलिए हमें सारी चीजें सीरीज बाय सीरीज पढ़नी है, हमें जरूरी है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए, मामा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उसके जो अलग अलग स्थान है वहां पर ये रहते हैं, और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। आप समझ सकते हैं किस जीवन अलग अलग तरह से व्यतीत कर रहे हैं। ये विभिन्नता भूमि की जो भी गुणवत्ता है वो मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। मतलब वहां पर ये चीज नहीं है तंजानिया में, और यहां पर ये न्यूजीलैंड में सारी चीजें है ना। देखिए कि भूमि की गुणवत्ता में अंतर है। तंजानिया की जो भूमि की गुणवत्ता है उसमें, और जो यहाँ का न्यूजीलैंड की भूमि की गुणवत्ता उसमें अंतर है। वहां की मृदा में अंतर है, यहाँ से वहां की मृदा में अंतर है। वहां पर जल की कमी है, जल अधिक है। वहां प्राकृतिक वनस्पतियां कम पाई जा रही हैं, यहाँ न्यूजीलैंड में प्राकृतिक वनस्पतियां अधिक हैं। प्राणियों वहां कम है, प्राणी मतलब यहाँ अधिक है, और जो टेक्नोलॉजी वहां कम है यहाँ अधिक है। तो ये उपयोग की जो भिन्नता है इनके कारण ये जीवन में अंतर दिखाई देता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। जो संसाधन है ना, इनकी उपलब्धता है। तो हमने इससे पहले आपको संसाधन के बारे में पढ़ा दिया है ना। देखिए संसाधन शब्द आ गया तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या है। तो आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए संसाधनों की, है ना। पिक्चर बननी चाहिए संसाधनों की कि संसाधन कौन कौन से होते हैं। अरे आपने पढ़ा है ना संसाधन। अब देखिए इसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं, है ना, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा। क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या, 90% यानी 90% जनसंख्या विश्व की भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। फिर भैया 70% भाग कहां चला गया? से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। मतलब वहां पर या जनसंख्या है ही नहीं है, या जनसंख्या है तो बहुत दूर दूर है, एक आधी किलोमीटर में 1-2 घर, 3 घर होगा, 4 घर होगा, है ना, ऐसी जनसंख्या है। तो आई होप आपको इस बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए अब यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, मेन कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग की खिड़कियां खोलने वाला मेन कॉन्सेप्ट।
ये शुरू होता है भूमि। क्या है भूमि? क्या है लैंड? बताइए। देखिए, आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग थोड़ा कमेंट किया करें, है ना। और जब आपका कमेंट आता है ना, कमेंट आता है, आपको कोई डाउट होता है कि हाँ सर हमको ये समझ में नहीं आया, देखिए, जब तक आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी हमारे पास, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हम तो बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो आपकी प्रतिक्रिया हमारे पास आनी चाहिए। प्रतिक्रिया कब होगी? जब आप अलर्ट होंगे। भाई, क्या आपको लगता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता आपकी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में? बनते हैं भैया, बने हैं क्वेश्चन, भूमि से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब आप इसे पढ़ लेंगे सही से, तो आगे और समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आप लोग जुड़े रहेंगे शुरू से लेकर एंड तक। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है, आपके एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे इस पूरे टॉपिक से, है ना। देखिए, भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्या उन प्राकृतिक संसाधनों में भूमि महत्वपूर्ण नहीं है? अरे है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो सारे भूमि के ऊपर ही तो हैं। आप समतल मैदान देखेंगे वो भूमि के ऊपर है, आप नदियां देखेंगे वो भूमि के ऊपर है। अगर भूमि नहीं होगी तो ये सब हो पाएगा क्या? मानव रह रहे हैं वो भूमि के ऊपर रह रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यानी जो भूपृष्ठ है ना, भूपृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। और 70% कहां गया? यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यह भी बात है कि जो 30% जो भाग है ना भूमि का, अब वो भी 30% पूरा आवास योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? अरे उस 30% भूमि पर आपके पर्वत भी हैं, उस 30% भूमि पर आपकी नदियां बह रही हैं, उस 30% भूमि पर आपके पठार हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये जो 30% पूरा भाग है ना, पूरा निवास के योग्य नहीं है। अब देखिए, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जो भूमि है और जलवायु है, तो इनके जो भूमि और जलवायु के जो भिन्न भिन्न लक्षण है, मतलब कहीं भूमि उपजाऊ है, कहीं भूमि अनुपजाऊ है, कहीं जलवायु हमारे शीत है, कहीं जलवायु हमारी गर्म है, कहीं किसी जलवायु को हम सहन कर सकते हैं। तो जो अलग अलग जो भिन्नता पाई जाती है ना, ये भी जनसंख्या के आवास को प्रभावित करती हैं, निवास को प्रभावित करती हैं। आई होप ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसमें लिखा है, भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, मतलब अलग अलग पाया जाता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। ऊबड़ खाबड़, है ना, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलांक्रांत मतलब जो भाग जल के द्वारा बह गया हो, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं अब देखेंगे इसमें सघन वन क्षेत्र, है ना, सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। मतलब आप समझेंगे कि जहां ऊबड़ खाबड़ जगह है, ऊबड़ खाबड़ कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा, वहां पर लोग रहेंगे क्या? आप बोलोगे सर देखे तो है मेरे रहते हुए कहीं ना कहीं। हाँ देखें, सब थोड़े बहुत दिखेंगे, कहीं 4 घर तो कहीं 2 घर, कहीं 1 घर, मतलब विरल जनसंख्या या तो वहां रह रही होगी या नहीं रह रही होगी। आप कहेंगे सर जो स्थलाकृति है, जो ऊबड़ खाबड़, इन पे तो विरल जनसंख्या है, मतलब कहीं ऊबड़ खाबड़, तो वहां क्या घर बनेंगे, कैसे रह पाएंगे? अब जो पर्वत के तीव्र ढाल ऐसे होते हैं, तो आप इन पर कहीं मकान बना सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर नहीं बना सकते। तो बताओ जनसंख्या कैसे रहेगी? और जहां थोड़ी ढाल अलग अगर हल्का हो भी रहा है, तो वहां कितने घर बन जाएंगे? 1 या 2 या 3 या 4? पूरा गांव तो नहीं बसेगा वहां पर। अब देखिए, जलाक्रांत मतलब जल भरा रहता हो, जल के द्वारा वहां की भूमि खराब हो गई हो, वहां लोग रहेंगे नहीं। संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र में लोग कैसे रह लेंगे? बताइए, वहां रेती रहता है। तो ये जो है ना सघन वन, जो बहुत अधिक घने बने, तो वहां लोग रह लेंगे क्या? अरे उनके जो आर्थिक गतिविधि वही संपन्न नहीं हो पाएगी, कैसे जीविका चलाएंगे बताइए? तो ये सामान्य विरल अथवा निर्जन वाले क्षेत्र कहलाएंगे। अब देखिए, उर्वर मैदानों और नदी
घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। कहां पर? जो उर्वर मैदान है ना, उर्वर मैदानों और नदी घाटियों, मतलब जो नदी की घाटियां, वहां पर कैसी कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। जब कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है तो भैया यहां पर स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है, मतलब वहां पर लोग ज्यादा घनी बस्ती पाए जाते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र, मतलब यहाँ पर उपजाऊ भूमि पर लोग ज्यादा रहते हैं। जहाँ नदी, भाई क्या है, देखिए जहां मैदानी क्षेत्र है, जहां पर आने जाने की सुविधा अच्छी है, जहां पर दिक्कत कोई होती नहीं है, फसल अच्छी होती है, तो वहां पर तो लोग ज्यादा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपके उत्तर प्रदेश में, आपके पंजाब में, आपके हरियाणा में, आपके बिहार में कितने लोग हैं आप देखिए। कैसा क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है, या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पाया जाता है, जनसंख्या अधिक है कि नहीं। तो वही बात इसमें कही गई है, आप थोड़ा चीजों को कोरिलेट करेंगे। अब देखिए ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग है, दिखाया गया है। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोगी या उपयोग पहचान सकते हैं, बताइए। इस भूमि को कहाँ का उपयोग किया जा रहा है, देख रहे हैं कितना जनसंख्या घनी है, आप देख सकते हैं, है ना। ये रोड बना हुआ है ना, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा नजारा लग रहा है। अब देखिए, तो ये हो गया भूमि, और किस भूमि पर किस तरह के लोग रहते हैं। उपजाऊ भूमि है तो वहां पर लोग अधिक रहेंगे, ढाल है या मरुस्थल है या सघन वन है तो वहां पर लोग कम रहेंगे। तो ये हो गया लोगों को रहने का तरीका, कहां पर कैसे रहते हैं, वजह क्या है, भूमि, है ना। अब देखिए इस भूमि का उपयोग किस तरह करते हैं ये लोग, है ना। आप लोग मतलब ये भूमि का उपयोग बता रहे हैं। देखिए भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, है ना। खेती करने के लिए भूमि का यूज करते हैं। वानिकी, वन लगाते हैं, भूमि पर ही तो लगाते हैं। खनन, खदानें, जिससे अयस्क निकलते हैं, सड़कें बनती हैं, उद्योग स्थापित होते कहां पर होते हैं, भूमि पर होते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं, यदि बना सकते तो बनाइए और हमको भेजिए। अब देखिए भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का जो उपयोग है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, भौतिक कारकों द्वारा। आप कहेंगे सर भौतिक कारक क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए जैसे स्थलाकृति, है ना, कैसी स्थलाकृति है, मैदानी है कि पर्वतीय पठारी है, ये भी तो भौतिक कारक है भाई। ढलान है या समतल है, तो थोड़ा उठा हुआ है, क्या है, भौतिक कारक है। मृदा कैसी है वहां पर, है? समतल मैदान में मृदा उपजाऊ होती है, जो नदियों का बेसन होता है वहां पर मृदा उपजाऊ होती है। रेगिस्तान में मृदा कैसी होती है आप समझ सकते हैं। जलवायु वहां पर कैसी है, ठंडी है कि गर्म है कि वर्षा वाली जलवायु है कि शीत है कि ग्रीष्म है ना, कैसी जलवायु है। वहां पर खनिज कौन कौन से हैं, या मिलते हैं या नहीं मिलते, वहां जल की उपलब्धता है या नहीं, मतलब जल है या नहीं, तो ये क्या है, ये भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। अगर ये सारी चीजें अगर वहां पर हैं तो उस भूमि का उपयोग लोग अधिक करते हैं। अगर वहां पर ये सारी चीज नहीं पाई जा रही हैं तो भूमि का उपयोग उस हिसाब से करते हैं। आप देखेंगे आपके राजस्थान में भूमि का उपयोग, आपके उसमें जो रेगिस्तान है ना उसमें भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, आपके पहाड़ी इलाकाओं पर भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, आप समझ सकते हैं। आप देखिए तो क्या है, ये महत्वपूर्ण, क्या है, ये महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। स्वामित्व मतलब जिसका अधिकार, तो स्वामित्व का आधार पर भूमि को दो भागों में, यानी एक तो निजी भूमि, एक तो मेरी है, और एक भूमि जो समुदाय की है, मतलब जिसमें सारी कम्युनिटी है। गांव के विकास की भूमि बोलते हैं, गांव के विकास की भूमि है, इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है ना। ये बोलते हैं हाँ मेरा एक खेत है, मेरी जमीन है, मेरे उस पर मेरा ही अधिकार है, समझते ना आप। तो ये होगी मतलब स्वामित्व पर आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, मतलब निजी भूमि मतलब मेरी भूमि या आपकी भूमि निजी, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, मतलब एक पूरी कम्युनिटी की होती है, किसी विकास कार्य के लिए, मतलब गांव के विकास कार्य के लिए, है ना। जैसे आपका कोई
सरकारी मतलब जैसा कोई आपका पार्क वगैरह बना हुआ है तो वो एक कम्युनिटी के लिए है, ना किसी एक व्यक्ति के लिए, है ना। तो उस पर कम्युनिटी का अधिकार है, ना किसी एक व्यक्ति का। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है ना। जैसे कि कोई जैसे गांव में कोई जमीन है, कम्युनिटी के लिए है, जैसे कि उसमें चारा काटने के लिए जाते हैं ना, और जैसे वहां पर कोई फल लग रहे हैं, वो कोई नट या औषधीय बूटियों को एकत्र किया करते हैं वहां पर। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, मतलब साझा मतलब सभी लोगों की साझा संपत्ति है। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी मांग भी तो बढ़ेगी, लेकिन भूमि की उपलब्धता, जो भूमि जो है वो कितनी है, वो सीमित ही है। भूमि जो उपलब्ध है कैसी है, वो सीमित ही है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। भाई जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जब वर्षा अधिक होती है तो वहां की भूमि की गुणवत्ता देख सकते हैं आप, है ना। आप रेगिस्तान में जाइए, वहां पर भूमि की गुणवत्ता देखें कैसी है। आप यहाँ पर जो जो नदी बसित क्षेत्र होते हैं आगे वहां की भूमि देखिए, तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर आता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, अब जो भी देखिए जो सामुदायिक भूमि है, जो कम्युनिटी भूमि है, अब उस पर लोग क्या कर रहे हैं, उस सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया है। मतलब भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो जो समुदाय की भूमि है उस पर कब्जा कर रहा है। कोई खेत बना रहा है, कोई उस पर घर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई उसमें उद्योगी लगा रहा है ना। यह बात है। आज भूमि उपयोग, अब देखिए आज जो भूमि है ना, आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन, भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं ये? व्यापक परिवर्तन। क्या करते हैं ये हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। क्या क्या कल्चर चेंजेस हुए। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण देखेंगे, जो वर्तमान में जो कृषि है और जो कृषि है और जो निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हैं, एक तो खेत बनाना, एक तो जो निर्माण संबंधी गतिविधि मतलब ये वहां पर बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, इनका जो प्रसार हो रहा है ना, तो इनके कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। इनके लिए क्या है? खतरा है। तो अब देखेंगे और दिखाया है, देखिए पहले चित्र में ये जा रहे हैं हल्ले के, कंधे पर रखा है, यो रख के जा रहे हैं होकर के, है ना। अब देखिए ये फसल खड़ी हुई है, ये भाई साहब बकरी चरा रहे हैं। आपने बकरी चराई होगी या नहीं चराई होगी, अगर आपके गांव, अगर आप गांव में रहते हैं तो कभी ना कभी जहाँ बकरी चरती है वहां तो आप गए होंगे, भले ही आपने न चराई हो, है ना। बकरी का बच्चा देखा ना आपने, कितना प्यारा होता है। तो आपको बकरी दिख रही है, मुझे भी बकरी लग रही है, हो सकता है कोई इसमें वो जानवर हो, लेकिन मुझे बकरी लग रही है ना। हो सकता है इसमें गाय भी हो। पहले का मकान देखिए, छप्पर डाला हुआ है इनके ऊपर, है ना, फूस का, घास फूस का। देखिए वृक्ष, है ना, घर देखिए, ये है ना, कितना बढ़िया दृश्य लग रहा है। आज जो आप साथ आपकी उम्र ज्यादा हो तो आप ज्यादा उम्र वाले देख सकते हैं कि हमारे पहले कैसे मकान बनते थे। अब देखो कैसे चेंजेस आ रहा है दुनिया में, है ना। हमारे गांव में कितना चेंजेस हो गया है, आपके आसपास के क्षेत्रों में कितना चेंजेस हो गया है, आपके गांव में कितना बदलाव हो गया है। तो क्या है, ये बदलाव ही तो हो रहा है। अब देखिए ये इसमें इतना, पहले ये अवस्था ऐसी थी, दूसरा अवस्था देखिए क्या हो रही है ना। चित्र वही है, चेंजेस ये हो गया। अब फसल तो ये है ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा कच्चा सा रास्ता था, अब वो रास्ता इस तरह का हो गया। यहाँ व्यक्ति हल्ले के जा रहे थे, अब ये ऐसे ही जा रहे हैं। ट्रैक्टर ये खड़ा है ना, क्यों हल्ले के जाए हम, अब बताइए। मकान ये बन गए, पहले ये मकान ऐसे बने थे, है ना। अब ये देखिए यहाँ पेड़ खड़े हुए थे, देखिए बिजली के खंभे लगे हुए हैं, अब ऐसे एक मंजिल मकान है, या ये एक मकान ये बन गया। ये चेंजेस हो गया। अब आप ये देखेंगे, अब देखिए इस वाली जगह पर, हाँ इस जगह पर ये रोड हाईवे बन गया, या ना, जीटी रोड, सरकते चले जाओ गाड़ी लेके ना। और देखिए ये जो फसल होती थी, अब देखो ये क्षेत्र ऐसा बन गया, है ना।
अब यहाँ पर ये मकान था, अब देखो वहाँ पर ये बिल्डिंग बन गई, ये लाइट लगी, ये बस हो गई, ये बिल्डिंग बननी है। मतलब जैसे आबादी बढ़ी, भूमि का उस तरह से उपयोग हो रहा है। अब यहाँ से और आबादी बढ़ी, अब ये बनने लगे, वाहन आ गई है, अब और आबादी बढ़ रही है। अब देखिए, अब ये हो गया है ना, अब ये जगह पार्क में बदल गई, अब ये तरक्की हो गई, देख सकते हैं आप। तो भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होता कैसे है? जनसंख्या दबाव। जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई मुझे घर चाहिए रहने के लिए, मेरे लिए खेत चाहिए 10 बीघा या 20 बीघा या 30 बीघा, पर्सनल होना चाहिए, हम इंसान है। तो ये जो सारी डिमांडों की वजह से भूमि के जो चेंजेस हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है। देखिए, भूमि संसाधन का संरक्षण, तो जो भूमि संसाधन है इनका हम संरक्षण कैसे करेंगे? देखिए, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। अब देखिए, जहां पहले खेती होती थी, जो खेती योग्य भूमि थी, वो जनसंख्या बढ़ने से अब वहां पर घर बनने लगे, तो वो खेती वाली भूमि जो उपजाऊ थी उसका तो आकार सिकुड़ रहा है ना, कम फसल पैदा होगी, जनसंख्या बढ़ रही है, और जो वन थे, वन को काटा जा रहा है, वहां पर अपने खेत बना रहे हैं। तो ये इस तरह का ये भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हुआ? विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। जो प्राकृतिक संसाधन है, आपकी जो भूमि है, वो प्राकृतिक संसाधन ही तो है, तो इससे प्राकृतिक संसाधन है उनका समाप्त होने का डर खत्म हो गया। वन को आप काट रहे हैं, वन क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही तो है। वहां की जो वनस्पतियां, वहां पर जो पाए जाने जीव जंतु क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही तो है। अब वो उनको जो जब भूमि वन काटेंगे तो वो खत्म ही तो होंगे, तो वो समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। जो विनाश की जो वर्तमान दर है उसको रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण, इस पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब देखिए, हम भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे? वन लगाइए, है ना, वनों का रोपण करिए, भूमि उद्धार कीजिए, है ना, रासायनिक कीटनाशकों का आप कम यूज कीजिए, उर्वरकों के विनियमित उपयोग करिए, है ना, जो भी आप उर्वरक डालते हैं ना खेतों में, उनका थोड़ा सही से उपयोग करिए जरूरत के अनुसार। अतिचारण पर ध्यान रखिए, मतलब ग्रेजिंग कर जाते हैं ना जानवर, उस पर थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब ज्यादा चराई ना हो। ज्यादा चर जाएंगे तो क्या होगा? वो जगह की नमी उड़ जाएगी, मतलब जो भूमि है ना, वो जगह की नमी उड़ जाएगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, भौतिक क्रिया होगी उसमें, है ना, सिकुड़न सिकुड़न प्रसार, सिकुड़न प्रसार, मिट्टी टूट जाएगी, अपरदन हो गया, है ना, अपक्षय हो गया, फिर अपरदन होगा हवा के माध्यम से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, उपजा भूमि कैसे जाएगी? समाप्त। तो इन पर रोक करना चाहिए, और भूमि का संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके हैं। अब देखते हैं, ये होगी भूमि की बात। अब देखते हैं मृदा। अब क्या देखते हैं? मृदा। देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है ना। जो पृथ्वी की जो पृष्ठ है उस पर दानेदार, है ना, दानेदार हल्के हल्के दाने दिखते होंगे आपको, वो क्या कहलाती है? वो दानेदार कणों की आवरण की जो पतली परत है वो मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, मतलब भूमि के ऊपर ही क्या है? मृदा है। भूमि और मृदा में अब आपको संबंध समझ में आ रहा होगा भाई, मृदा और भूमि में आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मृदा है ना, ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस मृदा के ऊपर ही, इस भूमि के ऊपर ही मृदा है। मृदा कैसी है? एक दानेदार पतली परत है जो उपजाऊ होती है, इसमें ह्यूमस पाए जाते हैं, है ना। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा के प्रकार कितने तरह की होती है वो किससे मालूम पड़ते हैं? स्थल रूपों से। अब देखिए, मृदा का निर्माण चट्टानों से जो भी प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, चट्टाने भाई, पहले चट्टान हुई, सेल हुई, सेल का जो अपक्षय हुआ, फिर अपरदन हुआ, फिर उसमें जीवाश्म वगैरह दबे, है ना, फिर अवसाद का ऐसा क्रिया चली, उसमें अवसाद बने उसका, फिर वो खनिज बने, है ना, जैविक, और उसमें जैव पदार्थ मिले। इस तरह से मृदा का निर्माण हुआ।
तो ये इसमें दे रखा भूस्खलन, इसको थोड़ा पढ़ेंगे बाद में, है ना। देखिए, तो ये चट्टानों से प्राप्त मृदा का निर्माण, चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ। आगे देखते हैं। तथा भूमि पर पाए जाने वाले, ये क्या हो गया, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। भूमि पर जो भी खनिज पाए जाते हैं और जो भी जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, जो चट्टाने से जो भी जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, उनसे भूमि पर भूमि का बना वहां पर भूमि का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए, यह अपक्षय की क्रिया प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ये जो भूमि बनती है किसके माध्यम से, अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से। सर अपक्षय प्रक्रिया क्या होती है, अपक्षय प्रक्रिया वह होती है, इस चट्टाने हैं, शुरुआती चट्टान है, अब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो क्या होगा, उसका प्रसार होगा, चट्टान का प्रसार होगा। सूर्य का प्रकाश जब बंद हो जाएगा, जब उस चट्टाने ठंडी होंगी, सिकुड़न होगा, प्रसार सिकुड़न, चट्टाने क्रेक पड़ गई। अब उसमें कोई वृक्ष उगाए, उसकी जड़ें अंदर जाएंगी और मिट्टी कैसे होगी, टूट गई। अब कोई इसमें चूहा या कोई केचुआ वगैरह पहुंच जाए और वो उसमें छिद्र करने लगे और अपक्षय हो गया उसका। ऐसी सारी वजहों से ये मिट्टी अपक्षय होती है। और फिर हवा चल जाए या वहां से पानी की बारिश हो जाए, उसके माध्यम से वो वहां से बहेगा, बह करके दूसरे स्थान पर जमा हो जाएगा, निक्षिप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उस पर कोई वनस्पति होगी या उसमें कोई जीव रहे। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद, मतलब ये एकदम से नहीं होता, ये 100, 150, 200 साल में नहीं होता, ये हजारों साल लगते हैं होने में, हजारों लाखों साल। फिर क्या होता है, वहां पर फिर वो अपक्षय क्रिया हुई, फिर उसको अपसाद फिर जब गए, नीचे वाले उसमें दब गए और वो जीवाश्म बन गए, उनसे खनिज पदार्थ मिलते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण क्या है, मृदा को उपजाऊ बनाता है। क्या करता है, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए, इन्होंने लिखा है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर, है ना। आप देखते हैं ना 1 सेंटीमीटर, और आप फावड़े से मिट्टी उठा लेते हैं 10-20 सेंटीमीटर से भी अधिक ज्यादा, है ना। आप देखते हैं ना ऊपर लेवल मिट्टी कैसा होता है, फिर जैसे खोदते जाते हैं अंदर, फिर उसका मिट्टी में अंतर कलर में चेंजेस होते जाते हैं। क्या है ये, मृदा। अब देखिए, अपक्षय मतलब तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना, है ना, टूटना क्षय होना। मतलब जिनके ऊपर सेल है ना, वैसी नग्न अवस्था में सेल है, मतलब उनके ऊपर कोई आवरण नहीं है, उसी को हम बोलते हैं अनावृत। तो वो क्षय होती है, टूटती है, उसी को बोलते हैं अपक्षय। तो ये अब आपको शब्द अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं तो समझा रहा हूं आपको अपक्षय कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, थोड़ा हम भूस्खलन बताएं, भूस्खलन क्या होता है। देखिए, देखिए मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहां पर मैं, हाँ कहाँ बताऊं, यह बता रहा हूं। देखिए, मान के चलिए ये हमारा कोई पर्वतीय क्षेत्र है और वो उसकी संरचना ऐसी है, मतलब कोई एक स्थलाकृति है, मतलब क्या एक स्थलाकृति मान लेते हैं हम, पर्वत ऐसे नहीं होते, हम इसको एक स्थलाकृति मानते हैं। अब ये भाग ये निकला हुआ है इतना, है ना। अब भैया आप ये बताओ, हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि नहीं लगता, लगता है। अब ये इसको नीचे खींचेगा। अब कभी कभी भूकंप आ जाए तो उसमें कंपन होगा नहीं होगा। अब इधर एक नीचे खींच रहा है, इधर भूकंप भी आ गया, या ज्वालामुखी कहीं आ गई, ज्वालामुखी आने से भी कभी कभी हल्का फुल्का भूकंप आ जाता है, कभी जड़, कभी तेज भी आता है। या बारिश हो जाए, बारिश हो जाए तो ये भाग टूटकर नीचे गिर जाएगा ना, ये नीचे गिर जाएगा। इसे हम पुकारेंगे किसके नाम से, भूस्खलन के नाम से।
भूस्खलन के नाम से पुकारेंगे। तो आई होप भूस्खलन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो हम ये चीज पढ़ेंगे ना, ये सारी चीज आपको समझ में आएगी। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, मतलब कुछ महीने पहले की, कि केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन हुआ था। वहां पर कई लोग मारे गए थे, है ना। वहां की बस्ती वहां पर अवरुद्ध हो गई थी, मतलब वहां के जो मार्ग थे वो बंद हो गए थे, मतलब एक बड़ा हिस्सा खिसका था ऊपर से, पर्वतीय भाग से। तो हम इन चीजों को थोड़ा करंट से अप्लाई करेंगे। अब देखिए, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल के गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बृहत माने बड़ा, संचलन माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो देखिए, सामान्य रूप से शैल हो गया, चट्टान, मलबा, कहीं मलबा इकट्ठा हो, ढाल है ना, जिसकी चट्टान है, कोई मलबा है और ढाल से वो गिर रहा है नीचे, है ना। तो गिरने वाली जो मिट्टी है, मिट्टी के बृहत संचलन, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन होता है ना, वहां से गिरा नीचे गिरा, संचलन हुआ हो गया उसका। तो संचलन के रूप में परिभाषित इसको किया जाता है भूस्खलन को। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। मतलब ये जो घटना होती है भूस्खलन की, किसके माध्यम से होती है? या तो वहां पर भूकंप आ रहा हो, या बाढ़ आ गई हो, या फिर ज्वालामुखी क्रिया हो गई हो वहां पर। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है, और पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। मतलब ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है, ऊंचे ऊंचे भाग होते हैं, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती हैं। जीवन संपत्ति मतलब जानमाल। चिंता का एक मुख्य विषय है ये चीज, है ना। तो एक वस्तु स्थिति अध्ययन इसमें दिखाया गया है। देखिए, ये दिखाया यहाँ पर भूस्खलन, है ना। तो यहाँ से देखो मिट्टी कैसा है ना, देखो ये पहाड़ी क्षेत्र है ना, पर्वत क्षेत्र यहाँ पे, ये भूस्खलन हुआ है देखिए। तो ये नीचे गिरा है, तो यहाँ तो देखो कितना मकान वगैरह ये नुकसान हुआ है इनका, है ना। देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 यानी 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। बताइए, है ना। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? तीव्र विस्फोटन द्वारा विस्फोट हुआ, भूस्खलन हो गया। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया। ढाल पर जो ये क्षेत्र कमजोर था, ये क्या हुआ? नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। तो ये पुरानी घटना है ना। ताजा घटना आप देखेंगे केरल के वायनाड जिला, ऐसी वहां पर हुआ है। वहां तो काफी लोगों की जान गई है। अब देखिए, हम इस भूस्खलन को, जो क्षेत्र भूस्खलन वाले हैं, हम भूस्खलन की क्रिया को कैसे कम कर सकते हैं, क्या उपाय है, आप थोड़ा विचार कीजिए। आप पहाड़ी क्षेत्र पर रह रहे हैं, माने चलो आप जहां रह रहे हैं उससे थोड़ी दूर पर पहाड़ी इलाका है, और आपको ये पता है कि अगर यहाँ से थोड़ा हिस्सा टूट के गिरा ना, तो हम दब जाएंगे, हम बह जाएंगे, मतलब हम दब जाएंगे, हम मर भी सकते हैं, मतलब हमारी जान माल को हानि हो सकती है। तो आप माने चलो आपका वहां पर गांव है, और आप वहां बचने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं, या आप जो वहां बचने के लिए आप अपने सरकार को क्या पत्र लिख सकते हैं? बताइए, आप क्या बोलेंगे कि सर ऐसा होना चाहिए, जो पर्वत वाला क्षेत्र है ना, उसके साले दीवार लगा दी जाए, या फिर हम जो जहाँ रह रहे हैं ना, ये जगह हम यहाँ से खाली कर दें, कहीं दूसरी जगह बस जाए। यहाँ पता ही नहीं कब भूकंप आ जाए और कब ज्वालामुखी हो जाए यहाँ पर। वैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी कम होता है, लेकिन कब यहाँ बारिश ज्यादा हो जाए, कब भूकंप आ जाए, मारे जा सकते हैं। या फिर आप ये सोचेंगे हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहां रह लेते। या आप ये कहेंगे कि यहाँ पर दीवार लग जाए यहाँ पे, मतलब जो थोड़ा हल्का फुल्का भूस्खलन की क्रिया मालूम पड़े तो उसको सतह सतह को दबा रखेगा वो,
है ना, चिपटा रहेगा उससे, मतलब तो वो क्रिया नहीं होगी भूकंप भूस्खलन वाली। तो ऐसा आप अनुमान लगाइए, खुद इन चीजों को खुद सोचिए। देखिए, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना चाहिए। जो भूस्खलन वाले जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसका एक मानचित्र बनाओ और उसको टिक करो, हाँ यहाँ यहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना है, तो उस जगह पर हमें रहने से बचना चाहिए, है ना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, मतलब वहां नहीं रह सकते। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण है ना, देखो प्रतिधारी दीवार बनी है ना, ये ऊंचा भाग है नहीं, पहाड़ी टाइप में है, देखो ये दीवार बना दी है ना, ये बनी हुई है दीवार। कहाँ होगा बताइए, नहीं हो पाएगा भूस्खलन। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, मतलब जितनी अधिक वनस्पति होगी तो जल के बहाव को रोकेगा वो। जड़ें आपस जुड़ी होती है ना, जड़ें मिट्टी में, तो मृदा कटाव कम होगा, भूस्खलन की क्रिया कम होगी। सतही अपवाह तथा झरना प्रभाव के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं, है ना। ये पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्या होते हैं कि जो भी पृष्ठ क्षेत्र है वहां पर जो जल बहता है ना, वो जल बहने को ऐसे रोका जाए, मतलब मिट्टी का कटाव ना हो। मिट्टी कटाव कम होगा तभी तो भूस्खलन कम होगा ना। तो ये भूस्खलन वाला ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ऐसी मेरी आपसे, है ना, मतलब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, अभी मिट्टी बनती कैसे है, एक कार्टून के माध्यम से ये दिखाया गया। देखिए, ये जो चट्टान है, ये आपको चट्टान दिख रही ना, इसे हम बोलते हैं जनक चट्टान। अब इस चट्टान पर अपछेद क्रिया हुई, टूटन फूटन हुआ, तो ये जो क्रिया हुई है ना उसके ऊपर अपछेद यानी चट्टानी पदार्थ बनते इस पर, है ना, टूटन फूटन वगैरह अपछेद। अब ये इनका टूटन फूटन हुआ, फिर इनका जमाव भी तो होगा, अपक्षय हुआ, अपक्षय अपरदन होगा, फिर इसमें निक्षेपण भी होगा। तो फिर अपक्षय के बाद, अपक्षय चट्टान पदार्थ के बाद इनका फिर जमाव हुआ, निक्षेपण हुआ, मतलब बालू गाद किले के साथ उसकी उपमृदा बन गई, ये बना दिया वहां पर। फिर उसकी जब उपमृदा बनी फिर वहां पर ह्यूमस पाए जाएंगे, वनस्पति भी पाई जाएंगी। ये देखो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, है ना। मतलब देखिए, ये जो हमारी जनक चट्टान है इसका अपक्षय हुआ, जब इसका अपक्षय हुआ तो अपक्षय पदार्थ कहीं ना कहीं बनेंगे ना, वो भाई सूर्य का प्रकाश पड़ा या पर कोई जैविक क्रिया हुई या कोई वनस्पति क्रिया या फिर कोई मानवीय क्रिया हुई, उन चट्टानों का अपक्षय हुआ। तो जो अपक्षय चट्टान हुई तो देखो वो चट्टान अपक्षय ये वाली हो गई। अब ये अपक्षय चट्टाने अपरदित तो भी होगी, मतलब अपरदन होकर के कहीं निक्षेपण भी तो होगी। तो चट्टान जब निक्षेपण होंगी तो क्या बनेंगे, बालू गाद किले के साथ उपमृदा बन गई। और जो उपमृदा बन गई है तो उस पर भाई ह्यूमस की क्रिया भी होगी, उस पर वनस्पति भी उपजेगी। तो देखिए ये होगी आपकी ऊपरी मृदा, यानी ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा हो गई है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए उन्होंने मृदा को फिर उन्होंने बताया है, मृदा देखिए आप, है ना। देखिए मृदा होती है, बनती है कहां से, जनक शैल। तो ये हमारी क्या है, ये जनक शैली तो है, ये जनक शैल है। मतलब शैल बोलेंगे चट्टान, भाई शैल चट्टान को ही तो बोलते हैं। तो ये क्या हमारी जनक शैल है, मतलब जनक चट्टान है हमारी ये, इन पर मतलब मृदा का जन्म होता है, मतलब मृदा यहीं पर बनती है। इसी के एक क्रिया, मतलब एक समय के बाद विभिन्न प्रोसेसों के माध्यम से, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से ये क्रिया, ये मिट्टी बनती है, मृदा बनती है। तो ये काम कोई 1 वर्ष 2 वर्ष का नहीं है, साल 2 साल का नहीं है, ये 50-100 वर्ष का नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों वर्ष, 1000 वर्ष लगती है ऐसे बनने में। तो देखिए जो जनक सेल है ना, जनक सेल रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है, ये जनक सेल, है ना। रंग इसका कैसा होगा, गठन किस तरह होगा, उसमें रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होंगे, उसमें खनिज की मात्रा कैसी रहेगी ना, पारगम्यता समझते हैं, पारगम्यता जिसके माध्यम से किसी को गुजारा जा सके, जैसे सूर्य का प्रकाश
पानी तक पारगम्य होता ही नहीं होता, सूर्य का प्रकाश पानी में पारगम्य होता है, वैसे ही तो ये जनक सेल इनको निर्धारित करती है। अब देखिए अब क्या होता है, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मतलब उच्चावच कैसा है, ढाल कैसी है, मतलब उच्चावच होगा तो वहां से मृदा का कटाव अधिक होगा, कैसी ढाल है, खड़ी ढाल है, जल्दी कटाव होगा, है ना, स्लोप, और जिसे नतकोण बोलते हैं, तो वो ढाल होगा, फिर उसका पठार, पठार से मैदान, मैदान से मतलब ये जो जल जाएगा वो कहाँ जाएगा, सागर में जाएगा। तो ये भी मतलब प्रभावित करते हैं। अब देखिए वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जो भी वनस्पति है, मतलब जो क्षेत्र जहाँ वनस्पति पाई जाती हैं और जहाँ प्राणी पाए जाते हैं और जहाँ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और वहां पर जो ह्यूमस निर्माण की जो दर है, ये मृदा को प्रभावित करते हैं, है ना। अब देखिए समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। परिच्छेदिका मतलब बोलेंगे तो मतलब मृदा का संस्तर, मतलब ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर। सी संस्तर में आपकी चट्टान हो गई, बी संस्तर में आपके खनिज अधिक होंगे, ह्यूमस कम होंगे, और आपके ए संस्तर में खनिज अधिक हो, उसमें ह्यूमस अधिक होंगे, खनिज भी होंगे, है ना। मृदा आपका अलग टॉपिक होगा, उसमें लगभग 3-4 क्लास लगेंगे, तीन क्लास तो लगी जाएगी उसमें। तो मृदा को उसमें अच्छे से ढंग किया गया है, मतलब ये जैसा है मैं वैसा बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब देखिए इन सारी चीजों को जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस का जो निर्माण होता है उसी दर को क्या करते हैं, ये जलवायु हो गया, तापमान हो गई, वर्षा हो गई, उनकी अपक्षय, है ना, और इनके ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया, तो इनकी जो दर है ना, इनको प्रभावित करते हैं। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक आपको ये मालूम पड़ गए, ठीक है। अब देखिए मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ना। देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल, जनक सेल मतलब जहां पर मृदा का जन्म होता है, मतलब जहां मृदा बनना स्टार्ट होता है, मृदा बनने की प्रक्रिया शुरुआत होती है, वो जनक सेल हो गया। तो जनक सेल का स्वरूप जलवायविक कारक, है ना, जलवायु कैसी होगी। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, पर्वत, पठार, मैदान, जैव पदार्थों की भूमिका, है ना। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, कितना समय मृदा का संगठन, मतलब मृदा बनने में कितना समय लगा है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है, मतलब जहां जैसा जलवायु है वहां पर ये अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न है। अब देखिए मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, है ना। मृदा का निम्नीकरण मतलब मृदा का उपजाऊ बहुत ही कम हो जाना, मतलब मृदा की उपजाऊ क्षमता या मृदा का स्तर बहुत कमजोर हो जाना, ये मृदा का निम्नीकरण हो गया। अब इसके संरक्षण के उपाय हम कैसे करेंगे, देखिए मृदा अपर्दन और चिड़ता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपर्दन, भाई मृदा अपर्दन से उसके ह्यूमस, वनस्पति ऊपर जो उपजाऊ पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं उसमें मृदा में, वो बह जाते हैं दूसरे स्थान पर, और वहां जो मृदा बची कैसे हो जाएगी, वो अनुपजाऊ हो जाएगी, मृदा निम्नीकरण हो जाएगा वहां पर। तब जल के द्वारा बहाव होता है ना, या सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पर, वहां वायु आती है, और भी क्रिया होती है, बारिश हो जाती है, जल बहता है, तो वहां की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो ये अपर्दन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। किससे, अब देखेंगे, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मतलब एक तो मानव के द्वारा, मानव या कोई ऐसा काम करे, या मतलब नेचुरली प्राकृतिक ही। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, मृदा का जो निम्नीकरण होता है उनमें जो सहायक कारक मतलब कौन कौन से कारक हो सकते हैं उसके, देखिए वनोन्मूलन, मतलब वन समाप्त हो जाना, मतलब वहां बन ही नहीं है, वहां पर जब बनी नहीं तो वह मृदा का कटाव जो होगा उसको रोकेगा कैसे, भाई एक वन लगा देते हैं, जब वन क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वो बारिश आती है ना, बारिश का जल होता है तो उसको सिंचन में भूमिगत भूमिगत जो भूमिजल होता है ना,
रिस्टोर होता है वाटर, उसको उसमें उसकी भूमिका बनती है। नमी रहती है, बाष्पोत्सर्जन कम होता है, मतलब भूमि की नमी कम उपयोगी जो होती है ना, उपयोगी नमी वो खराब नहीं होती। नमी रहती है तो फिर वहाँ पर ह्यूमस होते हैं, वनस्पति जमेगी तो अपने ह्यूमस बनेंगे। तो जो मृदा के जो निम्नीकरण का जो मुख्य कार्य क्या है, वनोन्मूलन। अतिचारण मतलब अधिक ग्रेजिंग हो जाए, जानवर घास को या वनस्पति को चर जाएं। रासायनिक उर्वरकों को और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से मृदा निम्नीकरण हो जाती है। वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है, ये मतलब क्या है, मृदा इनसे निम्नीकरण होती है। तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। अब हमें मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसमें देखिए, है ना। मल्च बनाना, मतलब ये टॉपिक ऐसा है, मतलब ये आपके एग्जाम में मेंस में यही से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेता कभी कभी, है ना। मृदा निम्नीकरण के कारण बताइए, या मृदा निम्नीकरण का जो वजह है, मानव निर्मित मृदा निम्नीकरण क्या वजह हो सकती है, प्राकृतिक जनित मृदा निम्नीकरण क्या वजह हो सकती है, इसके उपाय क्या क्या हैं, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो मल्च बनाना मतलब पौधों के बीच अनावृत भूमि, जैव पदार्थ जिससे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मतलब ये है कि जो ये जमीन है ना, ये बीच में जो खाली पड़ी है, ये यहाँ पर घास फूस से जमीन को ढक दो, ढक देंगे ना आप, तो इसकी नमी है ना, वो नमी सूर्य के प्रकाश से या वायु के भाप से वाष्पित नहीं होगी, मतलब वो उसमें नमी रहेगी, मतलब ये कहने का मतलब ये है। तो इससे हम इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। इससे आर्द्रता रुकी रहती है। अब देखिए, वेदिका फॉर्म इसमें दिखाया गया है और समुच्च रेखी जुताई इसमें दिखाई गई है ना। हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, वेदिका फॉर्म क्या है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसलें उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा प्रदन कम होता है ना। जैसे देखिए, ये इसमें बनाई गई है ना, ये सीढ़ीदार नुमा खेत अब दिख रहा है, ढाल सा है, इसमें जमीन से ढका हुआ, तो ये क्या है, ये मृदा कटाव को रोक रही है। पानी ऊपर से बहेगा ना, बह के आएगा तो एकदम से मिट्टी को नहीं काटेगा, क्यों नहीं काटेगा, मिट्टी इससे जड़ी हुई है। वही बात उन्होंने कही है, और यहाँ से अपनी जरूरत के अनुसार जो भी फसल अपने उगाते हैं वो उगा लेते हैं। अब देखिए, समोच्च रेख जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है ना। देखिए आप, मतलब नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है क्या, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है। देखिए ये है ना, आप देख सकते हैं, ऊपर से पानी नीचे बह रहा है, तो कैसे रोक सकती है जुताई है। अब देखिए, रक्षक मेखला क्या है, देखिए, रक्षक मेखलाएं बोलते हैं जैसे आपका कोई तटवर्ती क्षेत्र है, कोई या समुद्र का किनारा, या है ना तटवर्ती क्षेत्र हो गया, मतलब सागर का किनारा, वहां पर लाल लाल वृक्ष लगा दो, जो लहराती है ना, तो लहर आएगी, तो जो वहाँ के जो वृक्ष के उधर वाला जो भूमि है उसको काट के वापस न ले जाए, तो अगर वो उससे जो कटा जो बच जाएगा, उसके बच जाएगा ना वृक्षों से, या कोई वायु आ रही है तो वायु उसको वायु भाव को कम करेगी, इससे मिट्टी का प्रदन कम होगा, है ना। देखिए, रक्षक तटीय प्रदेशों या शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जैसे ये लगे, देखिए, है ना, रक्षक मेखला। तब ये वृक्ष लगे, ये हवा को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, शुष्क क्षेत्र मान के चलो, ये शुष्क क्षेत्र में है तो वहां से वायु आ रही, वायु को रोकेंगे नहीं रोकेंगे, जब वायु जब रुकेगी वहां पर तो मृदा का क्षरण कम होगा, है ना। अब देखिए, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है। किसका, पत्थरों का, घास का और मृदा का। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। अब ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट दे दिया है, यदि आप चाहो थोड़ा पढ़ लेंगे, यदि आप चाहो तो थोड़ा पढ़ सकते हैं,
और नहीं तो नहीं। अब देखिए चट्टान बांध, ये चट्टान बांध क्या है? देखिए, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जल का जो प्रवाह है, प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं ये, और मृदा क्षति को रोकते हैं। चट्टान बांध। बीज की फसल उगाना, देखिए वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, है ना। तो ये होगी भूमि के बारे में जानकारी। और इसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं? देखिए, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। कब? 1975 में। उसके 25 वर्ष बाद आप देखेंगे वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। अब आपका चल रहा है 2025 हो गया ना, तो आप 25 इसमें और जो ऐड कर दीजिए। अब कितना हो सकता है ये आप अनुमान खुद कीजिए। क्या आप जानते हैं, मतलब क्या आप जानते हैं, देखिए कैसे हंसता चेहरा मुस्कुराता। क्या आप जानते हैं? देखिए, एक टपकता नल, जो नल से एक एक बूंद टपकती है ना, तो एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। आप समझिए, अगर आपके घर में एक नल है और उससे अगर एक एक बूंद टपक रही है और अगर साल का उसका अनुमान लगाएं तो 1200 लीटर पानी व्यर्थ हो गया। और देखिए कितने लोग रह रहे हैं इस भारत में, इस विश्व में, उनके पानी पीने के लिए, यूज करने के लिए नल लगा होगा, है ना। तो अनुमान लगा सकते हैं कितना लॉस हो रहा है पानी का। अब देखिए, इसको जल देखते हैं, जल क्या है। देखिए, मेरी आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस नंदिनी आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी क्या, यह तो आपकी भी वीडियो है ना, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके मेंस पर्पस से तो है ही है, यहाँ से आपके प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आप एनवायरनमेंट में आप जाएंगे, जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, वहां आपकी हेल्प होगी। देखिए कितने डायमेंशन को कवर कर रहा है ये चैप्टर आपका, है ना। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, किसी मानव ने तो बनाया नहीं है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है ना, ये तो पता है आप लोगों को, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 यानी 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। मतलब इतने वर्ष पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन था वो आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। कितना? 2/3 भाग को ये ढके हुए हैं। और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं ये। महासागरों का जल लवणीय है। कैसा है? लवणीय। और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है ये। क्यों लवणीय? इसलिए अलवण जल केवल 2.7% ही है। मतलब जो अलवण जल है ना वो कितना है? 2.7% ही है। और इस 2.7% का भी 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। समझ सकते हैं आप लोग। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है।
भाई इनकी स्थिति ऐसी है जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता। केवल 1% अलवड़ जल उपलब्ध है। कितना? 1%, है ना। और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। मतलब 1% ही जल मानव उपयोग करता है। यह जल कहाँ पाया जाता है? देखिए 1%, ये भौम जल जमीन में, नदियों में पाया जाता है, झीलों और पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है आपका 1% जल, है ना। देख सकते हैं। आगे देखेंगे, देखिए क्रियाकलाप इसमें दिया गया है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 1 से 50 लीटर जल का उपयोग करता है। कितना? 1 से 50 लीटर जल का। आप देखेंगे उपयोग इसमें दे रखा है लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। देखेंगे इसमें अगर एक व्यक्ति को पानी अगर पीना है तो 3 लीटर पानी एक दिन में पी लेता है वो। अगर उससे खाना बनाना है तो उसे चाहिए पानी 4 लीटर। अगर उसको नहाना है तो चाहिए 20 लीटर पानी। अगर उसे फ्रेशिंग करना है तो चाहिए 40 लीटर पानी। अगर उसे अपने कपड़े धोने हैं ना, वस्त्र, 40 लीटर पानी चाहिए। अगर उसको अपने बर्तन धोने हैं तो चाहिए 20 लीटर पानी। अगर वो बागवानी में यूज करता है तो चाहिए 23। कुल मिलाकर हो गया 1 से 50 लीटर। क्या आप इस उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? बताइए। तो इतना पानी हम यूज कर देते हैं। अब देखिए इसमें बताया है इससे आगे कि जो 1% जो जल है वो आपके भौमजल, नदियों, झीलों और पृष्ठ जल के रूप में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवड़ी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। क्या है? जो अलवड़ी जल है इसलिए पृथ्वी का एक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। फिर पृथ्वी पर जल की कमी हो कैसे रही है? इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह बाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्कर द्वारा निरंतर गतिशील है। मतलब पानी वर्षा, बारिश के माध्यम से नदियों बहा, सागरों पहुंचा, फिर उसका भाप बना, फिर वर्षा, फिर नदियों बहा, फिर सागरों पहुंचा। ये चक्कर चलता रहता है ऐसे हमारा। कुछ पानी जमीन में पहुंच जाता है जिसका रिस्टोर होता है, जैसे हम बाहर निकालते हैं। इस तरह से ये जल चक्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी वह करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं जल का उपयोग कहां कहां यूज हो रहा है। खेती के लिए यूज हो रहा है, उद्योगों में यूज हो रहा है, उससे बिजली बन रही है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। इस वजह से जल की कमी हो रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, जल का दोहन हो रहा है, यूज कम हो रहा है, दोहन ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमें जल की कमी महसूस हो रही है ना। हम नगदी फसलों उगा रहे हैं जिससे हमें नगद पैसा मिले, और भी चीज इसमें हो रही है। अब देखिए जल उपलब्धता की समस्या क्या क्या है। देखिए विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। जैसे आप अफ्रीका देखेंगे, अधिकांश अफ्रीका हो गया जिसमें जल की कमी है। तो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, है ना, अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। ये इनकी जलवायु स्थिति ऐसी है देशों की कि यहाँ सूखा पड़ता ही पड़ता है, इसलिए यहां पर अलवड़ीय जल कम है। उनमें जलाभाव यानी जल का अभाव, है ना, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, जल की पूर्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में
विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है ना, मौसम के अनुसार, और उसकी जो वार्षिक जो बरसने की जल बरसने की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार क्या होता है, इनकी भी जो अंतर है ना विविधता, उसके परिणाम स्वरूप ये हो सकता है। अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है, मतलब उसका जल का आप अति उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या जल प्रदूषित है, संदूषित मतलब प्रदूषित है, तो वो जल प्रदूषित, हम उसको यूज तो नहीं कर सकते, तो वो जल का अभाव ही कहलाएगा। देखिए इसमें दिखाया गया है कि यमुना नदी बाहित मल, औद्योगिक बाहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है ये। तो यमुना नदी का जल किसी काम का है, आप बताइए? इसलिए तो जल तो है, लेकिन जल की कमी इसलिए हमें महसूस हो रही है क्योंकि हम उसका सही तरह से यूज नहीं कर रहे। अब देखिए जल संसाधनों का हम संरक्षण कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे संरक्षण, इसका देखते हैं। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या है। आज का जो समय है उसमें देखेंगे कि शुद्ध और जो जल की पर्याप्त मात्रा है वहां तक पहुंचना क्या एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। जल की जो कमी हो रही है उसको बचने के लिए उससे हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, नवीकरणीय संसाधन अपनाने चाहिए। तथा इसका आप देखेंगे अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। जल का हम जो अति उपयोग कर रहे हैं और जो प्रदूषण है जल में, इसलिए हम इसे उपयोग नहीं कर सकते, है ना। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, समझ रहे होंगे आप इस बात को। कृषि रसायनों का विसर्जन, कृषि में जो भी रसायन यूज होते हैं उनका विसर्जन हो जाता है। और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, मतलब जल जो उद्योगों से निकलता है, जो गंदा जल, वो जाता तो नदियों में ही है, एक नाला बना दिया और छोड़ दिया नदियों में जाके। तो ये जल के प्रमुख संदूषक हैं, मतलब इनसे जल प्रदूषित हो रहा है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। जो नाइट्रेट धातुएं और इसमें जो भी पीड़कनाशी जो भी केमिकल हैं इनमें, ये जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन और अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। मतलब इसमें अधिक ऐसे रसायन हैं मतलब जिनका निम्नीकरण हो ही नहीं पाता, वो नष्ट ही नहीं हो पाते और वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, फिर हमको दिक्कत होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व क्या करना चाहिए, जल निकाय में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब छोड़ने से पूर्व उनको क्या करेंगे, शोधित कर लेंगे। जब उनको शोधित कर देंगे फिर आप इनको नदियों में छोड़ देंगे। वन और अन्य वनस्पति आवरण, वन हो गए और अन्य जो वनस्पति हैं उनका आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। मतलब धरातल में जो जल का प्रवाह होता है ना उसको मंद करते हैं, उसको धीमा करते हैं। भूमिगत जल को पुनः पूर्त करते हैं। ये जब जल रुकेगा तो भूमि जो जमीन है ना उसमें जल रिस्टोर होगा। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जो जल संग्रहण है, जो पृष्ठीय जो प्रवाह है, पृष्ठ का जो प्रवाह हो रहा है ना, जिससे मिट्टी कट जाती है, जब मिट्टी नष्ट हो जाती है, तो ये पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है जल संग्रहण। जल रसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, है ना। जो जल जो वेस्ट होता है ना, नहरों में जल जा रहा है, नदियों में जल जा रहा है, और जिसके जल को हम खेती में यूज कर रहे हैं, तो मतलब आधा पानी बेकार, आधा जल बेकार हो गया। क्यों रिस रहा है वो, तो नहरें पक्की हो जानी चाहिए जिससे पानी रिसे ना, खराब ना हो। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। मतलब बूंद बूंद करके सिंचाई होती है, ये राजस्थान जो इलाका है वहां पर अधिक होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है।
जो भी ये सिंचाई की जो विधि है इनको अपनाएं आप। जब अपनाएंगे तो जो बहुमूल्य हमारा जो जल संसाधन है इसको हम बचा सकते हैं, इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर क्या होता है देखिए आप, ये पाइप आया है छोटा सा पतला सा, और ये यहाँ तक फव्वारा जा रहा है, देखिए आप ये चारों तरफ घूमता ही है ना। तो जितनी जरूरत है ना जल की बस उतना ही इसमें यूज होता है। और आप उत्तर प्रदेश में या पंजाब में देखेंगे कि जरूरत हमें जल की 5 सेंटीमीटर है, और भर देते हैं ज़्यादा जल उसमें, तो क्या होता है पानी व्यर्थ हो जाता है, वो फसल भी खराब होती है उससे। क्या आप जानते हैं, देखिए, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इसे जल संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। अगर सारे लोग करें ना ऐसा तो कितना जल बचेगा अपन मान लगा सकते हैं। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, जैसे देखेंगे, देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हम देखेंगे। हमने मृदा देख ली, हमने जल देख लिया, अब देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति और उसमें जो भी जीव जंतु जो भी जानवर पाए जाते हैं उसके बारे में। देखिए स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। हाथ से बनी हुई जो भी उपकरण होते हैं उनकी प्रदर्शनी होती है, उसमें बच्चे घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। कहां से? देश के अलग अलग भागों से। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। कैसा सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी है। और बांस कहाँ होता है? बांस भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आदि प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। टोकरी वगैरह बनाते हैं बांस की लकड़ी की, या बांसुरी बना लेते हैं, या कोई हम तंबू वगैरह बनाते हैं ना, छप्पर वगैरह, उसमें बांस यूज होता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। स्कार्फ है ना, यह है खूबसूरत स्कार्फ देखो। अब स्कार्फ क्या होता है देखिए, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम, रेशम आप देखेंगे, रेशम रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम बनता कहां से? अब देखिए, रेशम जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, है ना। रेशम कीट होते हैं ना, रेशम कीट से जो रेशम बनता है, उन रेशम कीटों को शहतूत के जो पेड़ आपने देखे होंगे उन पर ये पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं। बच्चों को इस समझ में आ गया कि जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं हमें विभिन्न तरह के उत्पाद देते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, डेली लाइफ में। तो आप रेशम कीट और रेशम को समझ चुके होंगे, वो कैसे प्राप्त होता है, कौन से पौधे से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, आप जान चुके होंगे। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जो भी प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीवन है ना, जो आप स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल पढ़ चुके हैं, इनका जो सकरा क्षेत्र, मतलब जो तीनों यहाँ पर इंटरकनेक्ट होते हैं, उस क्षेत्र में ये चीज पाई जाती है, आपके प्राकृतिक वनस्पति और आपके वन्य जीवन, है ना, जिसे बोलते हैं जैव मंडल। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। अब देखेंगे जैव मंडल में ये आपका चित्र दे रखा है, चित्र ये रेशम कीट का। देखिए ये जो कीट है रेशम का कीट है, और कैसे ये धागा बनाते हैं ये, और इससे धागा कैसे प्राप्त होता है। तो ये कर, आप गूगल पर जाइए और सर्च करिए कि रेशम कीट से रेशम कैसे बनता है, क्या मेथड है, तो आप पूरी मेथड समझ जाएंगे। अब देखिए जैव मंडल में सभी जीवित जातियां, मतलब जीवन है, तो सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। एक दूसरे पर आपस से संबंधित हैं और एक दूसरे आपस में
एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या बोलते हैं? पारतंत्र कहते हैं, है ना। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। इसको बात को मैं थोड़ा और डिफाइन करूं कि जो भी एक कोई क्षेत्र है, जैसे आप लोग निर्भर हैं किस पर? वृक्षों पर, वहां की जमीन पर, वहां की फसल पर, वहां के जानवरों पर। जैसे आपने कोई जानवर पाला, जैसे आपने कोई जानवर पाला, मान के चलिए आपने गाय पाली। गाय आपने क्यों पाली? क्योंकि वो हमें दूध देगी, हम उसका यूज करेंगे दूध का। और वो गाय किस पर निर्भर है? आप पर। आप उसे चारा देंगे, मतलब आप एक दूसरे पर इंटरकनेक्ट है, मतलब जुड़े हुए हैं। वहां का वायुमंडल, वहां का स्थल मंडल, वहां का जैव मंडल, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज क्या मिलती हैं? ये सारी चीज बनकर मिलती हैं आपका पारतंत्र। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। पौधे हैं वो क्या करते हैं? इमारती लकड़ी, मतलब जिसके हम इमारत बनाने वाले इमारत जो हमारी बनती हैं उनमें जो यूज होते हैं, जैसे आपका बेड बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, है ना, अलमारी या चौखट जंगला, तो क्या है? ये इमारती लकड़ी होती है। तो पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। पौधे हमें लकड़ी देते हैं और प्राणियों उनको आश्रय देते, मतलब प्राणी वहां रहते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, है ना। जो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं उससे क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। फसलें जो हम उगाते हैं उसकी जो मिट्टी है उसकी सुरक्षा करते हैं, मतलब मिट्टी का कटाव कब होता है? मिट्टी का संरक्षण होता है। रक्षक मेखला के रूप में ये कार्य करते हैं। और रक्षक मेखला क्या होता है आप देख सकते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। भूमिगत जल संग्रह होता है इनसे। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं। मतलब हमें ये चीजें मिलती हैं। अब देखेंगे जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, कागज, है ना। पौधों के असंख्य उपयोग हैं। पौधों को हम असंख्य तरह से उपयोग कर सकते हैं। उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। देखिए वन्य जीवन के अंतर्गत, जो वन्य जीवन है ना उसके अंतर्गत जंतु जैसे पक्षी, कीट एवं जलीय जीव ये रूप आते हैं। उन्हीं वन के अंतर्गत जो जीव है ये, उनमें से हम दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। उनसे दूध भी प्राप्त होगा, खाल भी प्राप्त होगी, मांस भी प्राप्त होगा, ऊन भी प्राप्त होगी, है ना। कीट जैसे आप देखेंगे मधुमक्खी, है ना, तो मधुमक्खी को नोट कर लेंगे, क्या है ये? आपके कीट है ये। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। क्या देती है? शहद देती है। फूलों के परागण में मदद करती है। फूलों के जो परागण है उनमें मदद करती है। और पारतंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, मतलब चिड़िया कीटों को खाती हैं, अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं, है ना। खाती हैं फिर उनका अपघटन भी तो होता है उनका। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए, या जो गिद्ध मृत माने मरे हुए जीव जंतु होते हैं ना, तो गिद्ध मरे जीव जंतुओं को खाने के लिए, खाने के कारण एक अपमार्जक है। मतलब उनको खाते हैं, मतलब तो एक अपमार्जक का काम होगा ना, गंदगी साफ करना है वो, है ना। अगर वो ना खाते तो गलता सड़ता, वायु प्रदूषित होती। तो उन्होंने खा करके उनको खत्म कर दिया, उनका भोजन हो गया और एनवायरमेंट भी साफ हो गया, है ना। पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण रोधक समझ, देखिए पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण रोधक समझा जाता है, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे सभी पारतंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। हा? चाहे प्राणी छोटे हों चाहे प्राणी बड़े हों, सारे मिलकर के परतंत्र को संतुलन रखते हैं। जब आप इस एनवायरमेंट को जब आप अलग से पढ़ेंगे, आपकी जो पढ़ाया जाएगा ना, इसमें आपकी चीज और समझ में आएंगी। कैसे डिपेंड है इकोसिस्टम, क्या होता है, कैसे एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड है, कैसे चक्र बना हुआ है, ये सारी चीज आप समझेंगे। तो आपको ये पढ़ करके काफी चीज समझ में आ रही होंगी, है ना। देखिए घास, स्थल एवं वन,
ये वन है, ये घास स्थल है। तो यहाँ पर भी देखो जीव जंतु पाए जा रहे होंगे, यहाँ पर भी कीड़े मकोड़े पाए जा रहे होंगे। ज़्यादा कीड़े मकोड़े अगर हो जाएंगे तो फसलें पर ये कीटनाशक ज़्यादा फैल जाएंगे, तो उन्हें कम करना चाहिए। कम करेंगे कौन? आपके पक्षी। जब पक्षी नहीं होंगे तो कीड़ा अधिक होंगे, जब कीड़ा अधिक होंगे तो आपकी फसलें नष्ट होंगी। फसलें जब नष्ट होंगी तो उसको बचाने के लिए आप दवाओं का यूज करेंगे। जब आप दवाओं का यूज करेंगे तो उनके केमिकल हमारे अंदर, जब हम उनको खाते हैं ना, उसमें जाएंगे। जब हम उसको खाएंगे तो हमारी उम्र कम होगी, मतलब हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। तो देखिए कैसे चीजें आपस में लिंक हैं, हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो इसलिए इस एनवायरनमेंट में जो भी आपको दिखे, आप मत समझना कि ये अनुपयोगी है। सारी चीज उपयोगी हैं, ये सब मानव भले के लिए ही हो रहे हैं सारी चीजें। लोग कुत्ते में लात मार देते ना, जब आप इसे पढ़ लेंगे सही से तो कुत्तों को कभी लात नहीं मारेंगे आप। कुत्तों को मतलब समझेंगे कि हाँ हमारे ये एनवायरनमेंट के लिए उपयोगी है। ऐसा कोई जीव नहीं है कि आपका एनवायरनमेंट का संतुलन ना करे, एनवायरनमेंट को मेंटेन ना करे। तो देखिए, है ना, और इसमें थोड़ा दे रखा है। देखिए ये आपने ये पक्षी तो देखा होगा ना गांव में, है ना, कुछ लोग गांव के होंगे तो उन्होंने देखा होगा। शहर में रहते हैं उनकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन गांव में ही ज़्यादा है। इसे बोलते हैं हम किलकिला, यानी किंग फिशर। ये पक्षी, इसे क्या बोलते हैं, और नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो देखिए आपने ये गांव में जब आप बकरी लेके जाते होंगे चराने के लिए, या जहाँ आप खेतों में जाके मेड़ों पे जाके बैठते होंगे, या जहाँ चरागाह होता है आप जाके वहाँ पर घूमते होंगे, या पार्क वगैरह कहीं पर, तो आपको इस तरह का पौधा दिखता होगा। पीला सा फूल, ये फूल है ना, और ये पत्ती, ये क्या है? ब्रह्म कलमय, एक औषधि बूटी है ये। मैंने तो एक बार ये कच्ची ऐसी खा ली थी, है ना, कड़वी होती है थोड़ी। तो समझ सकते हैं ना। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, है ना। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है ना। जो प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है, मतलब जो वनस्पति का वितरण कैसे होता है, किन कारकों से प्राकृतिक वनस्पति का वितरण होता है, तो वही चीज इसमें बताई गई है। अब देखिए, देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण में आप देखेंगे वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जहां तापमान अधिक होगा, आर्द्रता अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी तो हम वनस्पति या वृक्ष अधिक होंगे, अधिक ऊंचे होंगे। जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो उनमें कमी आती रहती है ना। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। कितने? 4 वर्गों में। जैसे वन हो गए, घास स्थल हो गए, गुल्म हो गए, और टुंड्रा, है ना, जहां आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर आपके वन पाए जाते हैं। अब जैसे और ऊपरी अच्छा से बढ़ोगे तो बारिश की मात्रा कम होती जाएगी, पानी कम बरसता जाएगा, वहां आपके घास स्थल होंगे, है ना, छोटे छोटे पेड़ और घास स्थल। थोड़े और जाएंगे आप उच्च अक्षांशों में, है ना, जलवायु गतिविधि आप देखेंगे वहां पर सूखा होगा, वहां पर राजस्थान होगा, रेगिस्तान होगा, या वहां पर जब बारिश कम होगी, वहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर कम होती है, वहां पर आपके गुल्म पाए जाएंगे, है ना, या कटीली झाड़ियां, क्यों? पानी नहीं है वहां पर। और आप ठंडे वाले क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे ऊपर तो वहां पर टुंड्रा जैसे ये पौधे पाए जाएंगे। मतलब वनस्पतियां भी जलवायु के अनुसार वितरित होती हैं। तो आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब इन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना। देखिए वन में एक अजगर है, ये देखिए। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जहां वर्षा भारी अधिक होती है तो वहां पर विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जो आप देखेंगे जो वन है ना, जहां जल की अधिक आपूर्ति होती है वहां पर वन पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे नमी कम होगी, बारिश कम होती जाएगी, वृक्षों का आकार कम होता जाएगा। भाई पानी कम मिलेगा तो वृक्ष कम बढ़ेंगे। पहले वृक्ष में पानी अधिक मिलता था, आर्द्रता थी, तो वृक्ष घने होते थे। तो पानी कम मिल रहा है तो दूर दूर होंगे, वो विरल होंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले
वृक्ष और घास उगती है, मतलब जहाँ पर वर्षा थोड़ी सामान्य होती है नॉर्मल टाइप में ना, तो वहाँ पर वृक्ष थोड़े छोटे छोटे होंगे और घास अधिक होगी, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां, कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं या शुष्क क्षेत्र है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, तो इनमें जो शुष्क प्रदेश है इनमें कटैसी झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां, कांटे मतलब पत्ती नहीं होती, कांटे होते हैं नुकीले एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। गहरी क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें पानी चाहिए, पानी की तलाश में जड़ें जड़ें उनकी गहरी हो जाती हैं, नीचे पहुंच जाती हैं, है ना। और बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। मतलब इनकी पत्तियां कैसी होती, कांटेदार होती हैं, क्योंकि जिनके अंदर जल जो नीचे से ग्रहण करते हैं, एक तो बेचारे नीचे, एक तो ये इतने परेशान है, या फिर ये वृक्ष इस जगह पर क्या पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए ये इतने गहरे चले जाते हैं जमीन में। अब पानी अपना एकत्र करें तो कर लेते हैं ना, तो अपने डर रहता है कहीं हमारा पानी सूर्य के प्रकाश से न उड़ जाए, तो सूर्य का प्रकाश से न उड़ जाए, इसलिए इनकी पत्तियां जो होती है कांटे जैसी होती हैं, क्षेत्रफल कम होता है इनका, सूर्य का प्रकाश में पड़ेगा भी नहीं, पड़ेगा भी तो इतना असरदार नहीं होगा, इससे क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, इससे क्या होगा, ये अपना जीवन चला पाएंगे। कौन? ये कटीली झाड़ियां। देखिए, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं, ये ठंडे इलाकों में। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, है ना, आप समझेंगे, पिछली जो 2 शताब्दी थी, पिछली जो 2 शताब्दियां निकल चुकी हैं, उनमें जो लोग थे इस समय उनसे कई अधिक लोग हैं अब वर्तमान में, है। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं, ये वजह रही है ना। जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि चाहिए, फसल उगानी है, फसल के लिए जमीन कहाँ मिलेगी, वनों को काट करके। और वन क्या है, हमारे एनवायरमेंट को संतुलित रखते हैं, एनवायरमेंट को मेंटेन आपके वन ही तो रखते हैं। जब वन ही काट दिए जाएंगे तो क्या होगा, समझ सकते हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। विश्व भर में जो वन है ना, जो वन का जो आवरण है वो ऐसे ही समाप्त हो रहा है बहुत तेजी से। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब जो वन का जो विनाश हो रहा है तो उसे हमें बचाना चाहिए। अब बचाएंगे कैसे? देखिए, इससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में नहीं, जब आप स्कूल में जाते थे, तो आपने कभी ये चित्र बनाया है, मतलब स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलोच, है ना, बनाया क्या आपने? अगर नहीं बनाया हो तो आप बना लीजिए, है ना। तो भैया थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं ना, आप समझेंगे वो जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, वो घंटे 2 घंटे की पढ़ाई से नहीं निकलती। क्योंकि घंटे 2 घंटे की पढ़ाई तो आज के ज़माने में जो जो 4th क्लास की जो जॉब होती है उसकी तैयारी होती है, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता। उसके लिए लोग 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कितना कंपटीशन हाई जा रहा है। तो ये तो भाई आपका समझ सकते हैं कैसी एग्जाम है, उसके लिए कितना करना पड़ेगा। तो भाई देखो, आपको एनसीईआरटी भी करनी पड़ेगी। अरे है कितना, एक दिन जाओ लाइब्रेरी में बैठ जाओ। अगर लाइब्रेरी में अगर नहीं जाते हैं तो आप किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाओ जहाँ आपको डिस्टर्ब कम हो। डबल स्पीड करिए आप, एक दिन में आपकी कम से कम 30 से लेकर 40 घंटे क्लास हो जाएगी। फिर दूसरे दिन आप करेंगे, दूसरे दिन फिर 30 से लेकर 40 घंटे क्लास हो जाएगी। 2-3 दिन में आपकी एनसीईआरटी खत्म। अब कितना, देखिए हम कितना दिन में करा रहे हो, आप 2-3 दिन में आप एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, हो गया काम। कहाँ आपको लोड पड़ रहा है बताइए? अरे इतना तो करोगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। वन हमारी संपदा है, पौधों जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन पौधों और जंतुओं को क्या करते हैं? आश्रय देते हैं। साथ ही पारतंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं इस वजह से,
और मानव हस्तक्षेप कर रहा है। इस वजह से पौधों और जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है वो कैसा होगा, प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकता है। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं। कैसी? असुरक्षित हैं, और वो कैसे? संकट में हैं, और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। बहुत सी जातियां। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं। कुछ तो मानव के द्वारा होते हैं, कुछ प्राकृतिक द्वारा होते हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि चीजें विस्तार में लिखी हुई हैं। सारी चीजों को उन्होंने यहाँ पर विस्तार में लिख करके समझा दिया है। हमें उनको पढ़ना ही तो है, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो जरूरी हैं वो उसको हम आपको समझा देते हैं। और तो सारी चीज इसमें लिखी हुई है भाई, आप पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे आप, सुनते सुनते चलिए ना साथ साथ। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना। मतलब मुख्य चिंता का वैसा क्या मतलब? अनऑथराइज्ड, मतलब बिना परमिशन के शिकार करते जा रहे हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या कम हो रही है ना? कम हो रही है मतलब तेजी से कमी आई है। कुछ खास प्रजातियों में, कुछ खास प्रजातियां हैं उनका अवैध शिकार किया जा रहा है। जब अवैध शिकार किया जा रहा है तो उनकी संख्या में कमी तो आएगी, तो उनमें संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून किसके लिए करते हैं ये पता है? पशु की खाल के लिए, चमड़ा के लिए नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। मतलब कोई परमिशन नहीं, उनको नाखून लेने, उनको खाल लेनी, उनको है ना, उनसे चमड़ा लेना है, उनके सींग इकट्ठे करने हैं, इसलिए उनका शिकार कर देते हैं। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक वक है ना, ब्लैक वक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिमतेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। इनको हम संरक्षण करेंगे कैसे? जागरूकता को बढ़ा करके, जागरूकता करें, लोगों को बताएं कि हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आपने राष्ट्रीय उद्यान देखा होगा भाई। इनका संरक्षण करेंगे, कैसे करेंगे? राष्ट्रीय उद्यान से करेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य से करेंगे, है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर मगरमच्छ देख सकते हैं आप, वहां पर, वहां पर आप देखिए चीता देख सकते हैं आप, वहां पर ब्लैक बक देख लेंगे। तो ये कहाँ मिलेंगे? राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे या वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेंगे। जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, है ना? इसलिए हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो वन्य जीवन है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए चीजें बनाई जाती हैं। क्या क्या? आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय, इन चीजों का। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। उनको जो सक्रिय घाटियां, इनको, झीलों को और आर्द्र भूमि, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए ये आवश्यक है। अब देखिए, ये दिख रहा ना आपको, ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है। ये इसका शिकार होता है इसके सींग के लिए, इसकी खाल के लिए, है ना? इसके लोग इसका मांस भी खाते हैं। अब देखिए, सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति देखिए, कैसे देखेंगे, है ना? सुनामी आई थी उस वजह से। थोड़ा और बचा हुआ टॉपिक ये, है ना? मुश्किल से 2-3 मिनट का होगा, तो 2-3 मिनट और आप लोग जुड़े रहे। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परतंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है ना? अब देखिए, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए, प्रजाति की जो संख्या है अगर उसको भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, लेकिन लोग भंग कर देते हैं। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिए, मतलब उनके आवासों को नष्ट कर दिया है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के
कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो वो विलुप्त हो गए हैं या वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, या तो आप प्रदेश के स्तर पर या आप सामुदायिक स्तर पर जागरूकता देनी चाहिए, जागरूकता वाले कार्यक्रम करने चाहिए, है ना। जैसे आप सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। वन महोत्सव है ना, जिससे वनों के बारे में लोगों को जानकारी मिले, वन हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, उनमें पाए जाने वाले जो जीव हैं, जो जंतु हैं, वो कैसे उपयोगी हैं। तो सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। जब वो बच्चे जाएंगे ना देखने, तो फिर वे जब उनका विकास होगा, दिमाग का उनकी बुद्धि बढ़ेगी, तो उनके मन में विचार आएगा, हाँ हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए, वहां पर जो जंतु हैं, जो भी जीव हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, हमारे पारतंत्र के लिए जरूरी है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। अब देखिए, बहुत से जो देश हैं वो पक्षी को नहीं मारने देते, वो उनका व्यापार नहीं करने देते, वो पशुओं को नहीं मारने देते। देखिए भारत में शेर है ना, भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। अगर आप इन्हें मारेंगे तो आपको जेल हो सकती है, आपको सजा हो सकती है। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES जिसे बोलेंगे, साइट्स है ना, साइट्स तो आपने सुनी होगी। इसकी फुल फॉर्म है इसकी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, है ना, की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। किसकी? प्राणियों की और पक्षियों की जो अनेक जातियां हैं उनकी सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, मतलब इनका आप व्यापार नहीं कर सकते, न ही आप इनको मार सकते। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। पौधों का और प्राणियों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यानी मौलिक कर्तव्य है। और इसमें बताया गया नैतिक, मतलब आप समझेंगे, मतलब नैतिक कर्तव्य मतलब जरूरी है जान सबकी ना, हमारे लिए जरूरी है, समझते हैं आप। तो ये बातें इसमें है ना। और देखिए, ये देखेंगे आप चीतलों का झुंड, इन्होंने बताया है जैवमंडल निचय क्या है। जैवमंडल निचय क्या है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है ना? संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए इसको बनाया गया है। किसको? जैवमंडल निचय को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड आपको दिखाया गया है ना, कैसा है ये। और हो ही गया, अब थोड़ा ये बचा है, साइट्स के बारे में देख लेंगे थोड़ा। देखिए, क्या आप जानते हैं कि CITES यानी साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। कैसा है? अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए। मोटे तौर पर आप देखेंगे कि पशुओं की 5000 जातियां इसमें शामिल हैं, पौधों की 28 जातियां इसमें शामिल हैं, यानी रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड है ना, आर्किड और एलो इनके कुछ उदाहरण हैं, है ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, है ना। लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन हमने इसमें एक ही बार में कई सारी चीज़ कवर कर ली हैं, और आज तक हम यही रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को
ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को, नंदिनी आई चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अपनी पढ़ाई दमदार से करिए, आप अपनी एनसीईआरटी पूरी कवर करिए, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप अगर चाहें तो इस एनसीईआरटी को 2-3 दिन में खत्म कर सकते हैं, है ना। 2-3 बार देख सकते हैं आप इसको, और हम इसमें बड़ी धीमी गति से पढ़ा रहे हैं। आप चाहो इसको तो आप 1.5 गुना 2 गुना पर देख सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।